हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कस्टम्स एक्ट की, कस्टम लॉ की, जो हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों ही सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखें अगले टॉपिक में क्या बोला हुआ है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कुछ प्रोसीजर्स बताए थे। सेक्शन 29 से 43 वाला जो ब्लॉक है वो हमने कंप्लीट किया था। 39 टू 43 वाला जो ब्लॉक था लास्ट का पार्ट, वो एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। लेकिन आपकी एग्जीक्यूटिव की जो 2022 की लेटेस्ट मॉड्यूल है उसमें वो सेक्शंस आईसीएसआई ने कवर नहीं किए, तो एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, आप टेंशन मत लें। और फाइनल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है जैसे कि दे रखा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है आज का अगेन कॉमन टॉपिक है। सेक्शन 44 से लेके 51 की पूरी स्टोरी है। मेजरली यहाँ पे हम बिल ऑफ एंट्री और क्लियरेंसेस की बात करने वाले हैं। तो जो पीछे चल रहा था वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसीजरल पार्ट था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 44, वो ज़्यादा काम का नहीं है। उसमें सिर्फ इतना बोला हुआ है कि जो कुछ भी हम इस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं अगेन वो बैगेज पे और पोस्ट वाले जो गुड्स है उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके सेक्शंस अलग से बने हुए हैं, इसकी पूरी अलग रेंज है। तो वो सारे सेक्शंस में जब हम पहुँचेंगे तो इन टॉपिक्स पे सेपरेटली बात होने वाली है। तो अभी जो हम सेक्शंस आज पढ़ने वाले हैं वो भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 45 पे आ जाते हैं। ये सेक्शन की बात मैंने पिछले टॉपिक में की थी। एक सेक्शन 13 आपको पढ़ाया था रिगार्डिंग पिल्फरेज, ठीक है। तो ये जो पिल्फरेज वाला टॉपिक है उसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 45। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर पिल्फरेज होता है, मतलब कस्टम अथॉरिटी के गोडाउन में से कस्टोडियन ऑफिसर की प्रेजेंस में या उनके कंट्रोल में जब गुड्स हैं उसमें से अगर कोई गुड्स चोरी हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो ये होगा कि इंपोर्टर बोलेगा भाई जितने गुड्स खो गए और मुझे मिले नहीं उस पर मैं तो ड्यूटी भरूंगा नहीं। बोले ठीक है आप ड्यूटी मत भरो। अब सरकार बोलेगी हमारा रेवेन्यू लॉस होता जाएगा अगर ऐसा हमने अलाउ कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफिसर पे आएगा और उसकी सैलरी और जो भी उसने अमाउंट जितना ड्यूटी का अमाउंट बनता है वो उसकी सैलरी में से इन शॉर्ट पे करना पड़ेगा। तो कस्टोडियन ऑफिसर विल बी डायरेक्टली लायबल फॉर वॉट एवर गुड्स हैव बीन पिल्फर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी, हिज और हर कस्टडी। और जो भी उसका अमाउंट है ड्यूटी का जो लॉस सरकार को फेस करना पड़ा क्योंकि इंपोर्टर ने पे करने से मना कर दिया, तो वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? वो इम्पैक्ट पड़ेगा पर्टिकुलरली वो कस्टोडियन ऑफिसर के ऊपर, और फिनेंशियल जो भी लॉसेस सरकार को बेयर करने पड़ रहे हैं वो उससे रिकवर किए जाएंगे। वही स्टोरी यहाँ पे फिर से समझाइए। तो आप सेक्शन 45 की लैंग्वेज को रीड करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो कस्टोडियन ऑफिसर की बात मेजरली की है, तो आप एक बार इसको पढ़ के देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री के बारे में फर्स्ट चैप्टर से ही मैं आपको समझाता आ रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। इसको सिंपल वर्ड्स में अपने बोलते हैं इम्पोर्ट बिल। जब भी कोई कंसाइनमेंट पोर्ट पे आएगा उसको क्लियर करवाना है तो इम्पोर्टर को भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि वो कौन से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से आए हैं, कौन सी शिप या कौन से एयरक्राफ्ट के थ्रू आए हैं। तो दैट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। ये हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ एंट्री या तो होम कंजम्पशन के लिए फाइल होती है या फिर वेयरहाउसिंग के लिए फाइल होती है, ये भी देखा था। वेयरहाउसिंग में भी दो टाइप की बिल ऑफ एंट्री, एक इनटू बॉन्ड जब आप वेयरहाउसिंग करवा रहे हो और एक एक्स बॉन्ड जब वेयरहाउसिंग के बाद आप क्लियरेंस करवा रहे हो। तो इनटू बॉन्ड एंड एक्स बॉन्ड, ये पॉइंट्स हमने देखे थे। अब बिल ऑफ एंट्री वाले केस में होम कंजम्पशन, वेयरहाउसिंग, जो भी टाइप की बिल ऑफ एंट्री है, अगर ये फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो 3 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। वाइट कलर का फॉर्म है, येलो कलर का फॉर्म है, ग्रीन कलर का फॉर्म है। बोले सर ये कलर का क्या कंसेप्ट है? तो कलर का रीज़न सिर्फ इतना है कि इट इज़ डन फॉर, मतलब एक बोल सकते हैं उसको सेग्रीगेशन करने के लिए या रिकग्निशन के लिए, जिससे वो फॉर्म को फिजिकली पहचानना सिंपल हो जाए, इसलिए उसको एक कलर अलॉट कर दिया। उससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फॉर्म को अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, दिस इज ओनली फॉर रिकग्निशन पर्पस कि भाई होम कंजम्पशन के लिए अगर बिल ऑफ एंट्री है तो वाइट कलर का फॉर्म होगा। फिजिकल फॉर्म्स होते हैं तो उनको रिकग्नाइज करना बड़ा सिंपल हो जाता है। बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे कॉमनली फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी वो लोग ये सिस्टम यूज़ करते हुए बैंक में रख दिया, नए अकाउंट ओपन करवाने का फॉर्म है तो उसको कोई कलर का फॉर्म प्रिंट कर दिया ताकि दूर से भी दिख जाए कि हाँ यही वाला फॉर्म होगा, या एफडी के लिए फॉर्म है, अकाउंट क्लोजर का फॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स को सेपरेट कलर्स में प्रिंट करने का पर्पस उसको ईजीली रिकग्नाइज करने का होता है और कुछ नहीं है। अगर यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रही हैं तो ये कलर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब जो व्हाइट कलर यहाँ पे बोला हुआ है दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर
होम कंजम्पशन, येलो कलर जो बोला है दैट इज़ फॉर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और ग्रीन कलर इज़ फॉर एक्स बॉन्ड। तो ये अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमसीक्यू में वो ऐसी फालतू चीज़ें ही पूछते हैं जिनका प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लेवल नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कितनी बार पूछ लेते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनल लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आप ठीक है अगर याद रहे और आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज़ ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। अब सेक्शन की बात आ रही है, सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। यहाँ पे बात हो रही है मैनर ऑफ फाइलिंग एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। एक्चुअली मैं ये सारी स्टोरी मैंने आपको चैप्टर 1 में ही समझा दी थी। यूजुअली मैं यहाँ पे आके समझाता हूँ, स्टार्टिंग में इतना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार जब वो सेक्शन 15 का पॉइंट आया था टैक्सेबल इवेंट वाला, तो मैंने फिर ये सारी स्टोरी आपके साथ वहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है कि एग्जैक्टली ये बिल ऑफ एंट्री है क्या। तो मीनिंग तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, ये भी हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पॉसिबल ना हो उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना, तो एनी अदर मैनर या फिजिकल मैनर में भी फॉर्म फाइल हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल ऑफ एंट्री के अंदर डिटेल्स देनी होंगी, उस पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करनी होती है, मैंने आपको सेक्शन 15 में बताया था। फर्स्ट चैप्टर के अगर लास्ट पार्ट में देखेंगे ना तो उसमें था इंपोर्ट मैनिफेस्ट, फिर एंट्री इनवर्ड, और फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री। तो नॉर्मली तो लास्ट में फाइल होती है। फिर हमने एक ऑप्शन वहाँ पे देखा था कि एंट्री इनवर्ड्स के पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या थी, जब आपका एयरक्राफ्ट या जो भी शिप है वो पोर्ट पे आने वाली है, उसके जस्ट 30 डेज पहले, उस ड्यूरेशन में आप कभी भी अगर बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर देते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज़ ओके। तो ये अमेंडमेंट था, पहले से कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोविजंस में नहीं था, या आई गेस 2014 के फिनांस एक्ट में उन्होंने ये चीज़ इंक्लूड की कि 30 डेज वाला जो पॉइंट है वो अब चलेगा। तो एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना भी पॉसिबल है। आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इनवॉइस तो होगा, इनवॉइस की कॉपी सबमिट कर दें। इनवॉइस जो है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब है खुद से ही उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके उसको अप्रूव कर दो कि ये ओके है, करेक्ट है, इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहले क्या होता था, सेल्फ अटेस्टेशन के बदले नोटरी करवाने के लिए बोला जाता था, किसी गैजेटेड ऑफिसर या नोटराइज्ड ऑफिसर से जाके आप साइन करवा के लाओ। लेकिन अब स्पेसिफिकली जहाँ तक मुझे ध्यान है 2014 के बाद जब अपनी गवर्नमेंट चेंज हुई, तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने एक मेजर चेंज किया था, क्योंकि तब मैं न्यूज़ पे इसको पढ़ भी रहा था कि अब सेल्फ अटेस्टेशन इनफ माना जाएगा और कंप्लायंसेस को हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बार बार छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाने ना जाना पड़े। तो ये बड़ा रिलीफ है। पहले ये होता था कि जेरोक्स करवाओ, ट्रू कॉपी करवाओ, नोटरी करवाओ, अब ये है जेरोक्स निकालो, खुद ही साइन कर दो, डेट लिख दो, सेल्फ अटेस्टेशन हो गया, क्योंकि आप खुद ही प्रूफ हो गया आपने जो दिया है वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है। बाद में कुछ उसमें गलतियाँ निकलती है तो आपके अगेंस्ट जो एक्शन होना है वो हो ही सकता है। तो सेल्फ अटेस्टेशन प्रैक्टिकली काफ़ी सिंपल हो गया और ईजी हो गया आप सबके लिए। सब सेक्शन 5 जो लास्ट पॉइंट है उसमें बोला है कि जो बिल ऑफ एंट्री है, अगर उसमें कोई एरर हो गया है आपसे तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो वाली बिल ऑफ एंट्री डिलीट करके आप नई वाली फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो बड़ा सिंपल सिस्टम है। आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री की हम बात करें तो उसकी कितनी कॉपी फाइल करनी होती है। अगर फिजिकल फॉर्म में फाइल हो रहा है तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ये चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम फाइल करें तो इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। फिजिकल फाइलिंग में बोला है 4 कॉपीज़ फाइल करनी ज़रूरी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत बार होता है ना, हम डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, बोले इसकी 2 जेरोक्स करवा के लाना, 3 जेरोक्स करवा के लाना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास ये डॉक्यूमेंट जाने वाला है, इसलिए वो आप ही को बोलते हैं कि आप कॉपीज़ बनवा के ही लेके आओ। तो क्वाड्रुप्लिकेट का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रुप्लीकेट, एंड इसके बाद भी आता है 5 कॉपीज़ अगर हो, दैट इज कॉल्ड क्विंटुप्लीकेट। ठीक है, तो दैट इज क्विंट मतलब 5, क्वाड मतलब 4, वैसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब जो वेसल्स है, जैसे शिप आ रही है इंडिया में जा रही है, तो उसको कैटेगराइज किया हुआ है। ये भी अगेन 1-1 मार्क के पॉइंट्स या फिर एमसीक्यू में किसी एक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन फ्लैग वेसल एंड इंडियन फ्लैग वेसल, ये फर्स्ट कैटेगरी है। अब जैसे आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो होता है ना कि आपने इंडिया में कोई गाड़ी खरीदी है तो रजिस्ट्रेशन तो करवाया होगा आरटीओ में, किस स्टेट में खरीदी है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आउट ऑफ इंडिया कोई और कंट्री में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, तो पता तो चलना चाहिए कि व्हीकल कौन से कंट्री को या कौन सी लोकेशन को बिलोंग करता है। शिप में भी सेम चीज़ होती है। तो फॉरेन फ्लैग वेसल मतलब वो जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इंडियन फ्लैग वेसल मतलब वो जो विद इन इंडिया किसी की ओनरशिप में रजिस्टर्ड है। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई। इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है उसमें बात हो रही है शिप और वेसल विच आर यूज्ड फॉर कोस्टल रन। ये हाईलाइट कर लेना, कोस्टल रन।
ठीक है। अब कोस्टल रन का मतलब क्या है कि जो भी शिप है या जो वेसल है वो विद इन द इंडिया, विद इन इंडियन बाउंड्री ही यूज़ होने वाला है। जैसे भाई मुंबई पोर्ट से एक शिप आपने रिलीज़ कर दी, कुछ गुड्स लेके जा रही है और वो गुड्स लेके जा रही है चेन्नई पोर्ट पे। अब देखो जो है डेस्टिनेशन है वो इंडिया में ही है और जहाँ से शिप डिपार्ट हुई है पॉइंट ऑफ डिपार्चर भी इंडिया में है। तो ये जो रन था मुंबई से लेके चेन्नई पोर्ट पूरा घूम के जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो रूट यूज़ हो सकता है। तो इस रन को हम बोलेंगे कोस्टल रन, क्योंकि यहाँ पे किसी और कंट्री में कोई गुड्स डिलीवर नहीं हो रहे, किसी और कंट्री से हम कोई गुड्स लेके नहीं आ रहे, तो इसको अपने कोस्टल रन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वेसल विच आर ब्रॉट इनटू इंडिया फॉर ब्रेकिंग अप। ये भी एक बिजनेस है, पर्टिकुलरली स्क्रैप बिजनेस आप बोल सकते हो। ऐसी शिपिंग कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि एक शिप जो है वो परचेज कर ली, ऐसी शिप जो आउटडेटेड हो चुकी है, अब जो सी में जाने लायक नहीं है या लोगों को कैरी करके या गुड्स कैरी करके लेके जाने लायक नहीं, रिटायर हो गई है, तो वो शिप को ये खरीद लेते हैं, पोर्ट पे लेके आते हैं, उसको ब्रेक डाउन या डिसमेंटल करते हैं एंड देन उसके जो पार्ट्स है उसको सेल ऑफ करके कुछ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेकिंग अप ऑफ अ शिप। ठीक है, तो वो बिजनेस भी होता है। तो वेसल्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नीचे जो ये पॉइंट बोला है ना, बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ये रीड ओनली है, आप एक बार पढ़ के रख लो। एग्जीक्यूटिव में बहुत कम काम आएगा, फाइनल में अगर आंसर की लेंथ बनाने के लिए आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो, तो एक बार पढ़ के रख लेना। टेक्निकली ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो अपने डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक बार आप पहले पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे नीचे लिखे हैं ना, ये सब अभी मैं नीचे के सेक्शंस में कवर कर रहा हूँ, तो वो सब समझ में आ ही जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 47, अब यहाँ क्लियरेंस की बात हो रही है फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन अगेन हमने डिस्कस कर लिया है, आपको ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ इसमें जो नए पॉइंट्स है वही हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें बोला कि पहले आप बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करते हो तो डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करके वो कॉपी आपको दे देगा कि भाई अप्रूव हो गई है, ओके है, अब आप पेमेंट करो और गुड्स क्लियर करवा के ले जाओ। पेमेंट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद आपको जो टाइम मिलता है दैट इज 1 वर्किंग डे। वर्किंग डे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉलीडेज एक्सक्लूडेड होंगी ऑब्वियसली। पहले ये टाइम लिमिट 2 वर्किंग डेज की थी, इसको रिड्यूस करके अब 1 वर्किंग डे कर दिया, मतलब और कम टाइम दे रहे हैं। आप सोचोगे यार ये कुछ ज़्यादा ट्रबल्सम नहीं हो गया, एक ही दिन में ड्यूटी भरो, नहीं भरी तो सेकेंड डे से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट का आपको पता ही है वही 15% पर एनम वाला, तो वो हैवी हो जाएगा। क्यों इतना कम टाइम दे रहे हैं? ये चाहते हैं कि जो बिजनेस के प्रोसीजर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंसेज, वो क्विक हो जाए। जितना जल्दी गुड्स क्लियर होगा, किसी और का कंसाइनमेंट आएगा, वो क्लियर होगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा क्विक करना ज़रूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और पोर्ट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कम से कम टाइम में क्लियर करने के लिए टाइम लिमिट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, बढ़ाने के बदले कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़ा देंगे, अगर आपको मान लो 15 दिन का टाइम दे दिया तो आप बोलोगे यार 15 दिन है ना ड्यूटी भरने में। अपनी भी साइकोलॉजी वैसी होती है कि 15th डे पे जाके भरेंगे, अभी से क्या जल्दी है, क्यों मैं 15 दिन पहले क्लियर करवा के इतना बड़ा अमाउंट पे करूँ। अब जब एक ही दिन का टाइम है तो आप फटाफट पेमेंट करोगे, फटाफट अपना कंसाइनमेंट पोर्ट पे से क्लियर करवाओगे, वहाँ जगह खाली होगी तो और किसी का कंसाइनमेंट आएगा। तो पोर्ट के प्रोसीजर्स को फास्ट करने के लिए ये चीज़ की जाती है, इतना हमें समझना है। क्लियर? तो ये टाइम लिमिट आप ध्यान रखना, 1 वर्किंग डे है, आप खास उस चीज़ को नोट करके रखना। वर्किंग डे का मतलब हॉलीडे इज एक्सक्लूडेड, डन। एंड उसके बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट की रेंज आपको पता ही है, 10 to 36% के बीच में कुछ भी, और करंटली जो अभी रेट चल रहा है इट इज़ 15% पर एनम। तो जितने भी दिन डिले होगा सेकेंड डे से इंटरेस्ट पर डे लगना स्टार्ट हो जाएगा। वेरीफाई करना है तो एक इलस्ट्रेशन मैंने रखा है विद सॉल्यूशन, आप कैलकुलेट करके देख लो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इसी टाइप के MCQ या इसी टाइप के क्वेश्चन दोनों लेवल में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर प्रोफेशनल। डन, ओके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन नंबर 48। ये भी बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। जैसे ऊपर अभी बोला था कि आप गुड्स को क्लियर करवाने आ रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उसके बाद एक दिन में ड्यूटी पे करके गुड्स को क्लियर करवा के ले जाओ। अब ये आपने अगर टाइम पे नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके गुड्स पोर्ट पे आने के बाद आपके बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का कितने दिन तक वेट करेगा, उसके लिए यहाँ पे सेक्शन 48 में डेडलाइन दे रखी है, एंड दैट डेडलाइन इज 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को क्लियर नहीं करवाया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। वो चाहे तो आपके गुड्स को सेल ऑफ करके ऑक्शन भी कर सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं, उसमें से वो अपनी जो ड्यूटी स्पेंडिंग है, जो 30 डेज का रेंट वेयरहाउस का हो गया, जो चार्जेस लग गए, वो सब वसूल करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। एक बार ये चीज़ हो गई, गुड्स जो है उसको सेल ऑफ कर दिया,
उनके पैसे निकल गए, अगर उसके बाद कुछ सरप्लस मनी बचता है तो वो आपको इंटीमेशन देंगे कि भाई आओ और अपने पैसे लेके जाओ। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फंड होगा इस चीज़ के लिए, उस फंड में जा सकता है एंड देन पब्लिक के ही काम में वो पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, अब ये 30 डेज़ की जो मैंने आपको टाइम लिमिट बोली, ये 30 डेज़ की टाइम लिमिट को कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में लोअर डाउन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं अगर गुड्स का नेचर वैसा है, जैसे पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हैजार्डस गुड्स जो बहुत ज़्यादा रिस्की और डेडली हो सकते हैं, आर्म्स एम्यूनेशंस, या फिर एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, एनिमल्स को भी लीगली भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एनिमल्स को अब कितने दिन पोर्ट पे रखेंगे, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करना, उनकी सही जगह पहुंचाना, ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ 30 डेज़ की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं। मैं रिसेंटली अभी मतलब 2022 के पहले जब कोविड वाली सिचुएशन थी, तब बेरूट करके एक सिटी है और वहाँ पे एक इंस्टेंस हुआ था, कस्टम पोर्ट का जो गोडाउन था उसमें ब्लास्ट हो गया था। वहाँ बेरूट में उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट जो इलीगली आता है उसको कैप्चर करके, अमोनियम नाइट्रेट इज़ एन एक्सप्लोजिव केमिकल कंपाउंड जिसमें ब्लास्ट हो सकता है और उसका सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन्होंने पता नहीं कितने टन अमोनियम नाइट्रेट कस्टम पोर्ट पे गोडाउन में सीज करके रखा था कितने साल से, और उसको वहाँ से डिस्कार्ड नहीं किया। अब ये लास्ट ईयर जब है उसमें ब्लास्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे उसके वीडियो सर्च कर सकते हैं। वो जो ब्लास्ट हुआ वो इतना सीवियर था कि ऐसा बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पे वहाँ ब्लास्ट हुआ ना, वहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर जो दूसरे सिटी थे, वहाँ तक लोगों ने फील किया कि यार कुछ भूकंप आया या कुछ ब्लास्ट की आवाज़ आई है। और आसपास के 10-20 किलोमीटर तक तो लोगों के घर के शीशे टूट गए, बिल्डिंगों में क्रैक्स आ गई, पता नहीं क्या क्या हुआ है, कार के शीशे टूट गए। तो इतना सीवियर, क्योंकि कुछ कितने मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे इकट्ठा हो गया था और वो उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। और अगर आप वो मैप इमेज देखोगे ना उसका, तो पूरा पोर्ट ही खत्म हो गया, पोर्ट पे कुछ बचा ही नहीं, पूरा बीच बन गया जहाँ पे पोर्ट था, सब टूट गया, सब डैमेज हो गया। तो ये इतना सीवियर हो सकता है, इसलिए इसके लिए जो टाइम लिमिट रखी है ना वो 30 डेज से भी कम की जा सकती है वैसा। नेक्स्ट सिचुएशन, सेक्शन 49। इसके लिए एग्जाम में फाइनल में एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, बोले वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, इसका क्या मतलब हुआ। देखो, एक वेयर हाउसिंग होती है जब आप वो बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड वाली फाइल करके गुड्स को वेयर हाउस करवाते हो विद एन इंटेंशन कि हम इसको फ्यूचर में क्लियर कराएंगे, वो अलग बात है। और एक होता है कि पोर्ट अभी मतलब जो गुड्स है वो पोर्ट पे आ चुके हैं, लेकिन आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल करना और ड्यूटी पे करना बाकी है, तब तक के लिए भी तो डिपार्टमेंट उसको टेम्परेरीली कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता होगा एक सेफ प्रीमाइसिस में, तो वो भी तो एक वेयर हाउसिंग ही हो गया ना। तो उसकी बात यहाँ पे सेक्शन 49 में हो रही है। अभी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी बाकी है, गुड्स को क्लियर कराना बाकी है, जैसा हमने ऊपर अभी देखा 30 डेज तक वो वेट करते हैं, तो ये विद इन 30 डेज की बात हो रही है। क्लियर। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, या बोलते हैं वेयर हाउसिंग पेंडिंग क्लियरेंस, ऐसे नाम यूज करते हैं। तो फाइनल के पेपर में ऐसा एक बार क्वेश्चन आ गया था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, बोले पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मतलब यही था कि आपसे सेक्शन 49 पूछ रहे हैं, आप ध्यान रखना। बाकी एग्जीक्यूटिव में तो MCQ फॉर्मेट में आएगा तो आप रिलेट कर लोगे। ओके, तो 30 डेज वाली टाइम लिमिट यहाँ पे वापस रिपीट की है। यहाँ बोला है कि जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं वो चाहें तो ये 30 डेज की टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं और 30 डेज के लिए एट अ टाइम। अब एट अ टाइम का मतलब कि बार बार भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 30 + 30 + 30 ऐसे बार बार हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बोला है 30 डेज एट अ टाइम। डन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 49 तक कंप्लीट। इंपोर्ट वाली स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं एक्सपोर्ट पे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं वापस कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने शिपिंग बिल आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई जब इंपोर्ट बिल होता है तो उसको बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, एक्सपोर्ट बिल होता है तो उसको शिपिंग बिल बोलते हैं, ये वो स्टोरी यहाँ पे आ गई। तो ये आप एक बार लैंग्वेज पढ़ के सिर्फ कंफर्म कर लेना, नया कुछ नहीं। और 51 की बात भी मैंने की थी। 51 में मैंने आपको बोला था कि जब तक पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक शिप जो है वो पोर्ट को छोड़ के जा नहीं सकती। ये है वो क्लियरेंस जो सारा पेपर वर्क, ड्यूटी, डॉक्यूमेंटेशन, गुड्स का इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट क्लियरेंस मिलता है, ग्रीन सिग्नल, कि अब आप वेसल को लेके जा सकते हो। और अब अगर ये इंडियन पोर्ट से बाहर चला भी जाए या हाई सी में चला जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज सेक्शन नंबर 51। डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले केस में बोला है कि अगर आप पे करने में फेल हो जाओ या कोई इंटरेस्ट लगाना हो तो दैट इंटरेस्ट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 5 to 36%। बाकी सब सेक्शन में यूजुअली अभी तक था 10 to 36%। तो ये एक पॉइंट अलग जा रहा है, कहीं MCQ में काम आ जाए, एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना। और उसमें से जो करंट रेट अभी एप्लीकेबल है वो तो अपना 15% ही है, बट रेंज पूछ ली तो 10 to 36 नहीं है,
सेक्शन 51 के केस में इट इज़ 5 to 36%, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पे एक पार्ट अपना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है गुड्स इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 52 to 56 है। वैसे छोटा सा टॉपिक, हार्डली 10 to 15 मिनट्स, ज़्यादा लगेंगे नहीं, लेकिन ये मैं इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, वो अलग चैप्टर की तरह ही हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे। आपने यहाँ तक एक बार पहले पढ़ के आप कंप्लीट कर लो, कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको निकाल के रख लो, अपने डिस्कस कर लेंगे, एंड देन अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे गुड्स इन ट्रांजिट वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।